मुझे तड़पा रही हो स्वीट हार्ट। और वीर की जलन। रात का वक्त हो चुका था। एकांश जब घर आया तो उसने अपने कमरे में अफरा तफरी देखी। एक मेड जस्ट अभी अभी एकांश के सामने से गर्दन नीचे झुकाए कटोरा में मैं तेल लेकर निकली थी। एकांश ने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कमरे के अंदर का नजारा देखा है तो पाता है कि अनिका बेड पर पड़ी हुई थी और काव्या जी अनिका के पैरों के तलवों को सहला रही थी। शायद उन्होंने अनिका के पैरों पर तेल लगाया था। गौर से देखने पर एकांश को समझ आया कि अनिका का पूरा पैर सूजा हुआ है। वो पूरी तेजी से अनिका के पास गया और बेड के किनारे पर बैठकर अनिका के तलवे को हाथ लगाते हुए उससे केयरिंग वॉइस में पूछा, What happened? तुम्हारे पैर को क्या हुआ? कहीं तुम फिर तो नहीं? तभी काव्या जी एकांश से बोली, अंडस्को बेटा, वो अनिका दिन में सो गई थी और अभी अचानक से उसके पैरों में सूजन आ गई। उसे चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने इसे आयुर्वेदिक तेल लगा दिया है। प्रेगनेंसी में ऐसा होता रहता है, सही हो जाएगा। एकांश अनिका के दोनों पैरों को अच्छे से देखते हुए बोला, अंडस्को लेकिन इतना सूजा हुआ? अनिका जो अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़े हुए थी और अपने पेट पर उसने दोनों हाथ रखे हुए थे, एकांश को देखकर धीमी आवाज में बोली, अब सूज गया तो क्या करोगे तुम? मॉम ने तेल लगा दिया है ना, ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हें जो प्री प्रेगनेंसी फोटोशूट के लिए बोला था, तुमने वो फोटोग्राफर अपॉइंट किया या नहीं? एकांश अनिका को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में उससे बोला, अंडस्को आर यू क्रेजी? यहाँ तुम्हारी हालत ऐसी है और तुम्हें फोटोशूट करना है? अनिका एकांश की बातों का जवाब देकर बोली, अंडस्को गॉड, तुम इतने ज्यादा पजेसिव कैसे हो गए? ये सूजन अभी हुई है, जरूरी थोड़ी ना है कल सुबह भी रहेगी और मैं चल सकती हूँ। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तुम प्लीज मेरा कोई प्लान कैंसल मत करो। तुम्हारे इस घर में रहकर ही फोटो शूट करना चाहती हूँ मैं। तभी काव्या जी बोली, बट पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखो बेटा, ये सब तो बाद में भी हो जाएगा। अनिका काव्या के बड़ी प्यार से जवाब देते हुए बोली, मॉम आप सब है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, तो फिर टेंशन किस बात की? तभी बिन्नी वीर के साथ कमरे के अंदर आते हुए अनिका से बोली, अंडस्को टेंशन लेनी पड़ती है बेब, तेरी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली है और खुद एक बच्चा पैदा करने जा रही है। अनिका बिन्नी को देखती है और उसके पीछे आते वीर को और वीर को देखते ही वो एक्साइटमेंट से बोली, अंडस्को भाई, और तेजी से उठने की कोशिश करने लगी। तभी वीर झट से अनिका की तरफ आते हुए बोला, अंडस्को उठ मत पिंकी, काव्या आंटी ने मुझे बता दिया था तेरे पैर में सूजन हो रही है, मैं खुद आता हूँ। और फिर वीर अनिका के पास आकर बेड पर बैठ गया और धीरे से उसके सर को सहलाते हुए अपना हाथ उसकी गाल पर लाकर प्यार से उसे देखते हुए बोला, अंडस्को कैसी है तू? अनिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई बहुत अच्छी हूँ मैं, आपको बहुत मिस कर रही थी, इतने दिनों से हम दोनों नहीं मिले। वीर ने कहा, अंडस्को इसलिए तो आया हूँ और साथ में अपने होने वाले भांजे या भांजी के लिए बहुत सारे गिफ्ट से लेकर आया हूँ। आई थिंक बेबी होने से पहले ही मुझे लंदन जाना होगा। मैं काफी अनलकी हूँ, तेरे ऐसे वक्त में मुझे इंडिया से बाहर जाना पड़ रहा है। अनिका वीर का हाथ जो अभी उसके गाल पर था अपने हाथों में लेते हुए सहला कर बोली, अंडस्को भाई आप अपने को करियर देख रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है, आप आराम से जय, यहाँ मेरा सब ख्याल रख रहे हैं और हम एक एक पल की खबर आपके पास पहुँचाते रहेंगे। नो वरी, बस आप बिन्नी पर थोड़ा ध्यान दे देते तो और अच्छा होता। और फिर अनिका बिन्नी की तरफ देखकर उसे पूछने लगी, अंडस्को यहाँ तो तू हर जगह भी भाई के पीछे घूमती रहती थी, अब इनके पीछे पीछे लंदन भी चली जाएगी क्या? इस बात पर बिन्नी का मुंह उतर गया, न जाने उसे क्या हुआ। उसकी हिम्मत नहीं हुई अनिका से नजर मिलाने की। वो नजरें नीचे करते हुए बोली, अंडस्को एक ना एक दिन
सबको अपने करियर में आगे बढ़ना था। अनिका, तेरी लाइफ सेट हो गई। वीर भी अपनी लाइफ सेट कर रहा है। मैंने भी अपने करियर में कुछ सोच रखा है। सब अपना अपना करेंगे। किसी के पीछे इतना ज्यादा नहीं भागना चाहिए, है ना? बिन्नी की ये बात सुन वीर बिना उसकी तरफ देखे ही अनिका के हाथ को सहलाते हुए बिन्नी से बोला, अंडस को सही कह रही हो तुम बिन्नी, वक्त रहते हैं समझ जाना चाहिए। जो चीज तुम्हारी नहीं हो सकती उसके पीछे ना पड़ो। बाय द वे .mr ओबरॉय, आपने अब तक मेरी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। आपके उन दुश्मनों ने जब अनिका पर अटैक किया था तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था और आपके खिलाफ बहुत उलझुल बातें सोचने लगा था, लेकिन अपने अनिका को इतने अच्छे से उसके प्रीवियस टाइम पर पैम्पर किया कि मेरा सारा डर दूर हो गया। वीर अनिका के पैरों के पास बैठे एकांश की तरफ देखकर कोई एक्सप्रेशन तो नहीं देता, मगर वीर से बोला, जरूर अंडस को तुम्हारी बहन अब मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से पैम्पर कर सकता हूँ। नो वरी, अनिका को कोई मेरी परमिशन के बगैर छू भी नहीं सकता। वीर ने हाँ में सिर हिलाया और बेड पर से उठ खड़ा होते हुए बोला, अंडस को अब मुझे जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। गिफ्ट्स देने थे इसीलिए चला आया। तभी काव्या जी वीर से बोली, अंडस को, अरे बेटा इतनी रात को कहाँ जाओगे, कल सुबह चले जाना। आज रात मेरे छोटे बेटे मिहिर के कमरे में रह लो। वीर मना करता इससे पहले ही काव्या जी दोबारा बोल पड़ी, बेटा हिचकिचाओ मत, कभी कभी बात मान भी लेनी चाहिए ना। वीर के पास अब मना करने का ऑप्शन नहीं था। उसने हाँ में सिर हिला दिया और काव्या जी वीर से बोली, अंडस को चलो मैं तुम्हें मिहिर का रूम दिखा देती हूँ। बिन्नी वीर को एक नज़र देखकर दोबारा उससे नज़रें फेर लेती है। वही वीर ने उसे अब तक दोबारा नहीं देखा था। बिन्नी भी एकांश और अनिका को एक साथ देख चुपचाप उनके रूम से बाहर निकल गई। एकांश बेड से उठकर खड़ा हुआ और अपना कोट उतारने लगा। अनिका उसे चुपचाप देखती रही। एकांश ने कोट उतारकर काउच पर फेंक दिया और अपने शर्ट के बटन ऊपर से खोलते हुए अनिका को देखकर पूछने लगा, अंडस को तुमने खाना खाया? अनिका ने धीरे से अपना कर ना में हिला दिया और एकांश को ऐसे ही लेटे हुए देखते रहना जारी रखा। एकांश अपना फोन लेकर मेड को कॉल लगाता है और खाना अपने रूम में ही मंगवा लेता है। फोन वो अनिका के पास आकर नाइट स्टैंड पर रखने के लिए थोड़ा झुका ही था कि तभी अनिका ने एकांश के आधे खुले शर्ट का कॉलर दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे थोड़ा सा अपनी तरफ खींचते हुए उसके चेहरे को और करीब से देखने लगी। एकांश भी अनिका के चेहरे को देख रहा था। एकांश अनिका को देखते हुए कोल्ड वॉइस में अनिका को देखते हुए पूछने लगा, क्या हुआ बेबी, मूड हो रहा है? अनिका गहरी सांस लेते हुए एकांश को देखने लगी और बोली, मूड का तो पता नहीं, बट तुम्हें देखते रहना का मन हो रहा है। 2 मिनट मेरे पास आकर तो बैठो, तुम्हें अच्छे से देख लूं। अनिका की बात सुन एकांश अपनी आईब्रोज उचका लेता है और फिर अनिका के पास आकर बैठकर उसकी तरफ झुक जाता है। अनिका ने अभी भी एकांश का कॉलर पकड़ा हुआ था। वो थोड़ा और झुककर अनिका के चेहरे के बिल्कुल ऊपर आ गया और उसे उसकी गहरी सिल्वर आइज में देखते हुए बोला, इतने करीब से ठीक है या और करीब से देखना चाहती हो? अनिका एक सांस लेते हुए एकांश की करीबी महसूस कर उससे बोली, अंडस को और करीब से। एकांश अनिके 4 इंच और करीब हो जाता है और लगभग उसके होठ अनिका होंठ से टकराने ही वाले थे। तब एकांश फिर से अनिका की आंखों में झांक कर बोला, इतना करीब? अनिका ने अपना चेहरा धीरे से हाँ में हिला दिया और एकांश को एकटक जीरो एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ देखते हुए बोली, अंडस को बस इतने करीब से तुम्हारी आंखों में देखना चाहती हूँ। एकांश धीरे से बिना पलके झपकाए अनिका को देखते हुए बोला, अंडस को कभी कभी तुम बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाती हो बेबी, बट आई नो
तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे तड़पा रही हो। अनिका उतनी ही करीबी से एकांश को सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, अंडरस्को, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? एकांश सिडक्टिव वॉइस में उसे देखते हुए बोला, अंडरस्को, साफ साफ तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है बेबी, तुम्हारी आंखों में कोई रोमांटिक इमोशन नहीं है, और तुम्हारे दिमाग में क्या खुराफात चल रही है वो मैं अच्छे से जान चुका हूँ। ते सुन, अनिका उसे थोड़ा अपने से दूर पुश करते हुए बोली, अंडरस्को, तुम ना कैसे समझ गए कि मैं सिर्फ तुम्हें तड़पा रही थी? एकांश इविल स्माइल करते हुए अनिका के प्यारे बचकाने चेहरे को देखते हुए बोला, अंडरस्को, तुम्हारे दिमाग में चल रही हर एक बात की खबर रहती है मुझे। अगर तुम्हारी हालत पहले जैसी होती ना, तो अभी के अभी तुम्हारे जिस्म में खो गया होता मैं। बट अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। इस बात अनिका एकांश को आंखें बड़ी करके देखते हुए बोली, अंडरस्को, नो मिस्टर थर्की, अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, और पैर देखा है ना तुमने मेरा कितना सूज चुका है। इधर वीर मिहिर के कमरे में शिफ्ट हो गया। मिहिर अब ऑफिस जाने लगा था, तो बाकायदा वो अपने लैपटॉप में ऑफिस का ही कुछ प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था, जिसे तैयार करना उसके लिए बहुत जरूरी था, वरना एकांश अगले दिन ही उसकी बैंड बाजा देता ऑफिस में। वीर तो यूं ही ओबरॉय मैंशन आ गया था गिफ्ट लेकर, लिहाजा उसके पास उसका अपना कोई सामान नहीं था। फोन उसका मिहिर के चार्जर में चार्जिंग पर लगा हुआ था, और वो मिहिर के साथ बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसलिए वो वही सामने छोटे से रैक के पास हो गया, जिसमें काफ़ी नोवेल्स रखी थी, और वो उन्हें देख मिहिर से बोला, अंडरस्को, मिहिर, तुम ये किताबें सारी पढ़ चुके हो? मिहिर एक नज़र सामने किताबों की रैक को देखकर दोबारा से लैपटॉप पर अपनी नज़र गड़ाकर वीर को जवाब देते हुए बोला, अंडरस्को, हाँ, थोड़ी बहुत पढ़ चुका हूँ। इंडिया आए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कुछ किताबें मैं बाहर से साथ लेकर आया था और कुछ किताबें यहाँ आकर खरीदी। काफ़ी इंटरेस्टिंग रोमांटिक नोवेल्स है, यू शुड ट्राई, एक पढ़ो तो सही। वीर ने अपनी गर्दन हिलाकर अपना हाथ रैक से पीछे कर लिया और बोला, अंडरस्को, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। तभी उन दोनों के कान में एक आवाज पड़ी, मे आई कम इन? ये बिन्नी थी, जो हाथ में काफी लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। वीर ने उसकी तरफ देखा तो उससे मुस्कुरा कर बोला, अंडरस्को, बिन्नी जी, आप अंदर आइए ना। मिहिर के मुंह से बिन्नी के लिए बिन्नी जी सुनकर एकदम से वीर उसे घूरने लगा, जैसे उसने न जाने क्या बोल दिया हो। लेकिन मिहिर ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बिन्नी मुस्कुराते हुए मिहिर के सामने टेबल पर कॉफी के कप से रख देती है, और एक कप उठाते हुए वो मिहिर से मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, मिस्टर मिहिर, ये आपके लिए और आपके न्यू टेम्पररी रूममेट वीर के लिए काफ़ी। अगर उन्हें पीनी हो तो पी ले, वरना आप ही दोनों कॉफ़ी पी लेना। काव्या आंटी ने मुझे बताया कि आप पूरी रात आज प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं। सो बिन्नी के मुंह से मिहिर के लिए इतना सुन वीर मन ही मन उसे घूरते हुए सोचने लगा, अंडरस्को, इस मिहिर के लिए बिन्नी को अचानक इतनी चिंता क्यों होने लगी? वो प्रेजेंटेशन बना रहा है तो बनाने दो, इसके लिए काफ़ी लेकर आने की क्या ज़रूरत? इधर मिहिर बिन्नी को जवाब देते हुए बोला, अंडरस्को, थैंक यू बिन्नी जी, मैं दोनों कॉफ़ी पी लूँगा, अगर वीर नहीं पिएगा तो। तभी वीर आगे बढ़कर टेबल के पास आ खड़ा हुआ और झुककर उसने कॉफ़ी का एक कप उठाते हुए हल्की सी व्यंग मुस्कुराहट के साथ मिहिर को देखते हुए कहा, अंडरस्को, कोई बात नहीं, मेरे लिए भी काफ़ी आए है ना, मैं पी लेता हूँ, तुम अपने हिस्से की कॉफ़ी पियो। बिन्नी वीर को गर्दन घुमाकर वीर को देखने लगी। मिहिर मुस्कुराकर वीर से कहा, पी लो वीर, वैसे भी बिन्नी जी बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है। सुबह सुबह जब वो आई थी तो उन्होंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी, साथ में मुझे भी दी, वो बहुत टेस्टी थी। और फिर मिहिर ने बिन्नी को देखते हुए कहा, अंडरस्को, बिन्नी जी, आपके हाथ में तो जादू है। इधर वीर का खून खौल गया मिहिर के मुंह से बार बार बिन्नी जी सुनकर।
वो सीधा कॉफी लेकर बालकनी की तरफ आ खड़ा हुआ और खुद से ही बोला, क्या बिन्नी जी लगा रखा है इस लड़के ने। वो बिन्नी है, और कॉफी पसंद आई, तो इतनी क्या तारीफ करने की जरूरत थी। वीर के एक्सप्रेशन आज थोड़े बदले हुए थे। आगे जारी है। CH 144, ये क्या हो गया है मुझे और एकांश का अनिका को ब्रश करवाना। बिन्नी कॉफी लेकर अपने कमरे में जा ही रही थी, तभी मिहिर ने उसे रोकते हुए कहा, बिन्नी जी आप थोड़ी देर मेरे पास बैठेंगी? वो मैं लैपटॉप में काम कर रहा हूँ, तो मेरी फाइल के कुछ पेज आप अच्छे से कैरी कर देंगी। मैं आपको बताता रहूँगा कैसे करना है। नया नया ऑफिस ज्वाइन किया है, कोई भी गड़बड़ी हुई तो एकांश भाई आपको पता ही है कितने गुस्से वाले हैं। बिन्नी ने रुकते हुए झुककर अपनी कॉफी टेबल पर रखी और मुस्कुराते हुए मिहिर से बोली, ओके नो वरी, मैं सब अच्छे से कर देती हूँ। बिन्नी मिहिर जो कि इस वक्त काउच बैठा हुआ था, उसके बगल में बिन्नी दूसरे सोफे पर बैठ गई और मिहिर के बताने के मुताबिक फाइल सेट करने लगी और इस बीच वो के मिहिर काम बोर ना हो, इसलिए वो बिन्नी से बातें भी करने लगा। इधर वीर जो बालकनी से अभी अभी काफी की सीप लेते हुए कमरे के अंदर आया था, उसने फाइल सेट करती बिन्नी को मिहिर से बातें करते मुस्कुराते हुए देखा, तो जैसे एक जगह खड़ा रहकर जम गया। बिन्नी नजर तुरंत वीर पर गई और वो वीर से भी मुस्कुराते हुए बोली, वीर इधर आओ ना। देखो मिहिर मुझे अपने अमेरिका वाले दोस्तों के बारे में बता रहे थे, सब क्लब जाते थे, कितना चिल करते थे। क्लब तो हम लोग भी गए, लेकिन तुम तो हमारे साथ कभी चले ही नहीं। वीर जो चुपचाप खड़ा बिन्नी को देख रहा था, उसने जल्दी से अपने आप को काबू करते हुए एक गहरी सांस लेकर बिन्नी से कहा, अंडस को तुम पूरी रात इसी कमरे में रहने वाली हो क्या? वीर की बात पर चौंककर बिन्नी उसे देखते हुए गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, अंडस को नहीं वीर, मैं जाने ही वाली थी। थोड़ा सा मिहिर जी का काम करवा रही थी मैं। बिन्नी के मुंह से मिहिर जी सुन के वीर इरिटेट होते हुए बिन्नी को देखकर बोला, अंडस को क्या मिहिर मिहिर की लगा रखा है तुमने बिन्नी? What's wrong with you? जाओ, अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाओ। वीर थोड़ा सा लाउडली बोल रहा था, इसलिए मिहिर का भी ध्यान अपने लैपटॉप से हट गया और वो वीर की तरफ देखकर चौंकते हुए उससे पूछने लगा, क्या अंडस को हुआ वीर? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? वीर थोड़ा शांत होते हुए फिर से एक सांस लेकर मिहिर से बोला, अंडस को कुछ नहीं मिहिर, बिन्नी बहुत जिद्दी है, कोई बात नहीं मानती मेरी। कल मैं बिन्नी को लेकर मॉल जा रहा हूँ। मुझे लंदन जाना है ना, इसे मेंस की शॉपिंग अच्छे से आती है, काफी बार इसने मुझे शॉपिंग करवाई है। अगर ये अभी जल्दी नहीं सोई तो सुबह ये लेट उठेगी और इसके चक्कर में मैं भी लेट हो जाऊंगा। कल शाम को मुझे पापा के CID दोस्त ACP रणवीर राठौड़ से मिलना है। और फिर वीर बिन्नी को देखकर बोला, अंडस को बिन्नी, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें चलना है। वीर बोलते वक्त बिन्नी को आंखें दिखा रहा था, जैसे वो उसे पर दबाव डाल रहा हो कि वो उसकी बात मानकर बोले, हाँ उसने कहा था। लेकिन बिन्नी अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए वीर को देखकर बोली, अंडस को नहीं वीर, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझे ये सब कब बताया? और तुम्हें कब से मेरी की हुई शॉपिंग में इंटरेस्ट आने लगा? तुम तो कभी मेरी पसंद के कपड़े भी नहीं पहने। वीर इरिटेट होते हुए बिन्नी की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ की बची कूची फाइल की पेज लेकर टेबल पर पटकते हुए उसे काउच पर से उठाकर अपने सामने खड़ा कर लेता है और उसे आंखें दिखाते हुए बोला, अंडस को मैंने कहा था तुम्हारे कान बहरे हैं, कल मॉल जाने से पहले तुम्हें अच्छे से कान के डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा मैं। अब चलो यहाँ से। और फिर वीर बिन्नी को खींचते हुए कमरे से बाहर ले गया और यहीं तक नहीं रुका, वो बिन्नी को उसके कमरे तक ले गया। बिन्नी वीर का हाथ बिन्नी की कलाई को मजबूती से पकड़े था। बिन्नी अपना हाथ सेकते वीर के पीछे पीछे चलते सिसकियां लेते हुए बोली, अंडस को ए वीर,
छोड़ो इट्स हर्टिंग। मगर वीर बिन्नी को और कस के पकड़ते हुए उसे उसके कमरे में के सामने ले जाकर दरवाजा खोलते हुए उसे अंदर धक्का देकर दरवाजे के दोनों किनारों पर हाथ रख उसे आंखें दिखाते हुए बोला, अंडस को चुपचाप सो जाओ बिन्नी, उस कमरे में दोबारा मत आना। इतना हंस हंस कर बातें कर रहे थे तुम दोनों कि मेरी नींद आते आते उड़ गई। बिन्नी बोलने की कोशिश करती, लेकिन तभी वीर बिन्नी के होठों पर अचानक ही अपनी एक टाइपिंग उंगली रखकर उसे घूरते हुए बोला, अंडस को जस्ट शट अप एंड गुड नाइट, तुमसे तो मैं सुबह बात करता हूँ। और फिर वीर ने बिन्नी की दोनों बाह पकड़कर उसे थोड़ा और पीछे करते हुए दरवाजा झटके से उसके मुंह पर बाहर से बंद कर दिया और मिहिर कमरे में चला गया। इधर कमरे में खड़ी बिन्नी दरवाजे को देखकर एकदम चौंकते हुए खुद से बोली, अंडस को व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, ये ऐसा कब से हो गया? और इसने झूठ कहा कि इसने मुझे मॉल जाने के लिए बोला था। डिस्गस्टिंग। जाते जाते मेरे दिल में अपने लिए नफरत भरना चाहता है ये लड़का, ताकि इसकी यादों में तड़प तड़प कर मैं मर ना जाऊं। लेकिन नो वेज, बिन्नी चतुर्वेदी नाम है मेरा। जितनी शिद्दत से इससे प्यार करती थी ना, उतनी शिद्दत से इसे भूल भी जाऊंगी। तू बना रेह वीर माथुर बाल ब्रह्मचारी, बिन्नी माथुर अब अपना करियर बनाएगी। हाँ, कहते हुए बिन्नी ने पैर पटक कर मुड़कर बेड की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। इधर वीर मिहिर के कमरे में दोबारा वापस आ गया और बेड पर एक किनारे पर लेटे हुए अपने दोनों हाथ उसने अपने सर के नीचे रख लिए और गहरी सांस लेकर छत को देखते हुए वो खुद से बोला, अंडस को आखिरकार मुझे हो क्या गया है? बिन्नी मिहिर से बात कर रही थी तो मुझे इतनी जलन क्यों हो रही थी? और मुझे बिन्नी से तो कभी प्यार हुआ भी नहीं। इतने साल हम लोग साथ रहे, ऐसा कभी फील नहीं हुआ मुझे। अब अचानक जब मैं लंदन जाने वाला हूँ अपना सपना पूरा करने तब, और फिर अचानक से उसने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं मिहिर को देखा। उसे देखते ही ना जाने क्यों वीर जो कभी किसी से नहीं चिढ़ता था उसका मुंह बन गया और उसने दोबारा से मिहिर से नजरें फेरते हुए छत के पंखे को देखते हुए मन ही मन कहा, मिनी यहाँ और ज्यादा दिन रही तो इन दोनों के बीच दोस्ती हो सकती है। पहले ही दिन कितना घुल मिल गए हैं दूसरे के साथ, क्या करूं मैं? बिन्नी तो यहाँ पिंक पैंथर का ख्याल रखने के लिए आए है, उसे यहाँ से जाने के लिए भी नहीं कह। इसीलिए वीर यही सोच रहा था कि तभी उसने अचानक की अपने सिर पर हाथ मार लिया और अपनी गर्दन हिलाते हुए वो फिर से सोचने लगा, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ? आई एम गेटिंग मैड। मुझे क्या लेना देना है सब चीजों से? मुझे सो जाना चाहिए वरना मैं पागल हो जाऊंगा। इतना बोल वीर ने एकदम से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और एक लंबी सांस लेकर सो गया। अगली की सुबह तकरीबन 6 बजे अलार्म बजा जिससे एकांश की नींद खुल गई। एकांश ने अनिका को अपनी बाहों में भरा हुआ था और उसे और उसके टमी को एडजस्ट करते हुए अनिका के सर को अपने सीने से लगा रखा था। एकांश नाइट स्टैंड पर रखी अलार्म को बंद करता है और अपनी आंखें मलते हुए वो अपने सीने से लगी अनिका को देखने लगा। अनिका ने भी के वेस्ट के इर्द गिर्द अपने हाथ बांध रखे थे और एकांश के थोड़ा सा मूव होने के वजह से अब अनिका की नोज एकांश के सीने पर टच हो रही थी और उसकी हल्की गर्म सांसें एकांश के सीने पर सुकून का काम कर रही थी। एकांश हर बार की तरह शर्टलेस था और सिर्फ एक ब्लैक लोअर में था। अपने चेस्ट पर अनिका के सांस महसूस करते हुए एकांश ने बड़ी प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए उसके सोए हुए सुंदर मुखड़े को देखता रहा। कुछ देर अनिका को यूं ही देखते रहने के बाद उसने अनिका के फोरहेड पर काफी सॉफ्टली किस कर दिया और फिर अनिका का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए उसने अनिका को अपने बगल में सेपरेटली सुला दिया और उसे ब्लैंकेट ओढ़ाते हुए वो कुछ पल और अनिका के प्यार से चेहरे को देखकर बेड पर से उठकर अपनी ब्लैक कलर की जिम वेस्ट वार्डरोब से निकालकर पहन लेता है और बाथरूम में जाकर फ्रेश होने के बाद
थोड़ी देर में वो बेड पर सोई हुए अनिका को देखकर जिम के लिए कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया, सामने अनिक अपनी कमर पकड़कर आगे की तरफ झुककर बैठी हुई थी। साथ में उसने अपने मुंह पर एक के हाथ रखा हुआ था। एकांश ने तेजी से उसके पास आकर उसके कमर पर एक हाथ लगाते हुए अनिका से पूछता है, "What happened, sweetheart? क्या हुआ तुम्हें?" अनिका मुंह बंद किए हुए इशारा करती है। एकांत समझ गया कि अनिका को उल्टी करने का मन हो रहा है और उसने जल्दी से अनुक्स को सेपरेटली गोद में उठा लिया और उसे वॉशरूम ले गया। वहां उसने अनिका को बेसिन के बगल में शेल्फ पर बैठा दिया और बेसन की तरफ उसका मुंह करते हुए उसने अनिका के सीने पर एक हाथ रखा और दूसरा हाथ उसके पीठ पर रखते हुए उसे उल्टी करने में मदद की। अनिका बुरी तरीके से उल्टी कर रही थी। एकांश उसके पीठ को बराबर सहला रहा था और उसके सीने पर हाथ रख वहां भी हल्का हल्का रब कर रहा था, जिसकी वजह से अनिका अपने पेट पर हाथ रख खुद को थोड़ा संभाल पा रही थी। जब अनिका ने ठीक तरीके से वॉमिट कर ली तो एकांश ने टैप खोलकर पानी से उसका फेस वॉश किया और तौलिया से उसके फेस को अच्छे से पोंछते हुए अनिका के दोनों गालों को अपने दोनों सख्त हाथों में भरते हुए उसे केयरिंग नजरों से देखते हुए केयरिंग वॉइस में बोला, "अंडरस्को आर यू ओके?" अनिका लंबी लंबी सांस लेते हुए एकांश को देखकर हाँ सर हिलाकर जवाब देती है, "अब अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, वरना मैं तो बेड पर ही उल्टी कर देती। तुम मुझे नीचे उतरो, मैं ब्रश करके आती हूँ।" इतना बोल अनिका ने एकांश के दोनों कंधों पर हाथ रख लिया ताकि वो उसे नीचे उतार दे, लेकिन एकांश की नज़र सीधा अनिका के पैरों पर पड़ी जो कि अभी सूजी सजी हुई थी। उन्हें देख एकांश दोबारा अनिका के चेहरे को देखते हुए बोला, "अंडरस्को इस हालत में तुम खड़ी होना चाहती हो? लुक एट योर लेग्स सो चुके हैं, पूरे चुपचाप बैठी रहो।" अनिका परेशान होते हुए एकांश को देखकर बोली, "अंडरस्को बट मुझे ब्रश करना है मिस्टर थर्की, उतारो नीचे मुझे।" अनिका एकांश के होठों पर तुरंत उंगली रख देता है और उसे आंखें दिखाते हुए धीरे से बोला, "अंडरस्को चुपचाप बैठी रहो, मैंने कहा ना।" और फिर एकांश ने सेपरेटली अनिका को दोबारा से बैठा दिया और बगल से उसने अनिका के ब्रश में टूथपेस्ट लगाकर ब्रश अनिका के मुंह की तरफ बढ़ाया। अनिका ब्रश पकड़ते ही वाली थी, तभी एकांश ने ब्रश थोड़ा सा पीछे करते हुए अनिका से कहा, "अंडरस्को ब्रश में करवा देता हूँ तुम्हें, बाद में डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ, वो आकर तुम्हें चेक कर लेंगे।" दोबारा उसे जाकर दिखा दी और अनिका लाचारी से एकांश के हाथों ब्रश करने। एकांश ने फिर से अनिका को अच्छे से कुल्ला करवाया और उसके खुले बालों को एक जगह इकट्ठा करके उसका जुड़ा बनाते हुए उसे दोबारा से शेल्फ से उतरकर गोद में ले लिया और बाथरूम से बाहर निकालकर उसे बेड पर लाकर बैठा दिया और फिर एकांश ने डॉक्टर को कॉल कर दिया। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर आए तो उनके पीछे पीछे पूरी फैमिली का काफिला आ गया। काव्या की मेहर, वीर, बिन्नी, सबके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। सबको डॉक्टर देखकर ही झटका लग गया कि न जाने क्या हो गया होगा। एकांश अनिका के रूम में। आगे जारी है। आपका दिन शुभ हो।